बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। हम लोग बात कर रहे थे, जो लास्ट डिस्कशन चल रही थी वो पोलिंग के ऊपर चल रही थी या डिसीजन मेकिंग के ऊपर चल रही थी कि कैसे मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। तो हमने डिस्कशन की थी, अगर हमें मुझे लास्ट याद है कि हम लोगों की डिस्कशन चल रही थी कि सबसे पहले शो ऑफ हैंड्स, अपना हाथ खड़ा करो और फैसले की तरफ हाँ या ना करो, हाँ करो इनफैक्ट, उसके असूल पढ़े। फिर हमने कहा अच्छा, शो ऑफ हैंड के बाद भी एक कॉन्सेप्ट आया कि अच्छा, शो ऑफ हैंड के बाद कोई मेंबर भी कह सकते हैं कि भाई हमें शो ऑफ हैंड कबूल नहीं है बल्कि पोलिंग करवाई जाए। तो हमने देखा था कि चेयरमैन भी रिक्वेस्ट कर सकता है और इनफैक्ट मेंबर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि शो ऑफ हैंड नहीं जी, पोलिंग करवाएं, क्योंकि हमारी वोटिंग पावर का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो फिर हमने पोलिंग के ऊपर बात की, वोटिंग के ऊपर बात की। फिर हमने आखिर में ये भी देखा कि अच्छा, वोटिंग का तरीकाकार क्या होगा, मतलब अभी वोटिंग करानी है या बाद में वोटिंग करानी है, उसके ऊपर भी हमने कंसेंसस किया, उसके ऊपर भी हमने स्टडी किया। चलें अब हम मूव कर रहे हैं, मूव आउट करके हम आगे आ रहे हैं। हम लोग थे पेज नंबर 161 के ऊपर और हमने पढ़ना था कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ पोल। अच्छा बेटा देखो, अब जो चेयरमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा मैंने पहले भी समझाया था, अगर आप लोगों को बात याद हो तो मैंने कहा था कि आपके पास वोटिंग कराने के कई तरीके हैं। एक है ई वोटिंग, फिर एक है पोस्टल बैलेटिंग, फिर एक है जो वीडियो लिंक में आए, वीडियो फैसिलिटी में आए, फिर एक है चौथे वीडियो के बाद वीडियो फैसिलिटी में आए, और उसके बाद फोर्थ वो हैं जो हमारे पास प्रेजेंट इन पर्सन। ठीक है, या फिर वो लोग थे जो प्रॉक्सी के थ्रू आए। ये 5 तरीके थे। इसमें से मैंने ये कहा था बेटा, ये जो 2 रिजल्ट्स हैं ये इनफैक्ट उस मीटिंग से पहले आ जाते हैं। मीटिंग से पहले चेयरमैन के पास इनके रिजल्ट्स मौजूद होते हैं, चेयरमैन के पास ये रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। हां, ये तीनों चीजें आती हैं मीटिंग के ऊपर, जिस दिन मीटिंग होगी वहां से फिर ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये रिजल्ट्स और ये रिजल्ट्स आपस में कंबाइन कर लिए जाते हैं और डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं। तब तक चेयरमैन इन डिसीजन को होल्ड करके रखता है, जब तक चेयरमैन इन डिसीजन को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी यहां से आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, समझाने क्या लगाऊं, उसी के हवाले से, कंडक्ट के हवाले से वो थोड़ी बात करने लगा। जरा बढ़ते हैं। व्हेन अ पोल इज टेकन, द चेयरमैन और हिज नॉमिनी एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर, यानी चेयरमैन या उसका नॉमिनी या मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव डिमांड द पोल शैल स्क्रूटनाइज, अच्छा, डिमांडिंग द पोल शैल स्क्रूटनाइज द वोट गिवन ऑन द पोल। ठीक है, अच्छा सॉरी, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर डिमांडिंग द पोल, जो पोल डिमांड कर रहे हैं, शैल स्क्रूटनाइज द वोट गिवन ऑन द पोल एंड द रिजल्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय द चेयरमैन। कहता है जो नॉमिनी है चेयरमैन के, जो सारा देख रहे हैं इस चीज को। सेकेंडली, जो मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने पोलिंग डिमांड किया है, वो वोट्स को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनाउंसमेंट कौन करेगा? चेयरमैन ही अनाउंस करेगा। यानी उनको एक इख्तियार दिया इंस्पेक्शन का कि देख लो, हमने कोई वोटिंग में कोई खुर्द-बुर्द नहीं करवाई, बल्कि साफ एंड शफाफ इलेक्शन किए हैं, किसी हल्के में ज्यादती नहीं हुई। आगे चलता हूं, कहते द चेयरमैन शैल हैव पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच द पोल शैल बी टेकन। चेयरमैन के पास इख्तियारात हैं कि वो चूंकि पोलिंग उसने करानी है, तो वो जो भी मैनर प्रिस्क्राइब करेगा, रेगुलेट करना चाहे, उस मैनर को रेगुलेट कर सकता है। मतलब जो भी उसके मोड्स हैं उसमें चेंज, जो भी करना चाहते हैं, किस तरह पोलिंग होगी, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, वो सब चेयरमैन के कंट्रोल में रहता है। अच्छा, इसका मतलब कोई आपसे पूछे, पेपर में एग्जामिनर पूछे कि भाई बताओ कि क्या मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं वोटिंग को, तो यस कर सकते हैं वोटिंग को इंस्पेक्ट। हमने ये राइट देख लिया मेंबर्स का, रिप्रेजेंटेटिव्स का। The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken। तो बेटा ये जब पोलिंग हो गई, इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि भाई इतने लोगों ने फेवर में डिसीजन दे दिया, डिसीजन पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। तो इसका मतलब है ये वो मीटिंग का डिसीजन था जिसके ऊपर पोलिंग करवाई जा रही थी, जिसके ऊपर वोटिंग कराई जा रही थी। तो इनफैक्ट ये फिर उसी मीटिंग का डिसीजन हुआ ना। बात समझ आइए, तो वो यही कहता है द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। ये उस मीटिंग का डिसीजन समझा जाएगा ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन, जिसके ऊपर पोल टेकअप किया गया। इज दैट क्लियर?
अच्छा आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 प्लीज़ एक दफ़ा देखिएगा। इसके साथ साथ आगे चलता हूँ प्रॉक्सी के ऊपर। बेटा प्रॉक्सी का सेक्शन है सेक्शन 137। अच्छा प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी इलस्ट्रेशन में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं बहुत से स्टूडेंट्स का रिप्लाई ऑलरेडी कर रहा हूं जो क्यूरी पूछते हैं, ठीक है। जो नहीं पूछ रहे उनका अपना नुकसान है, मेरी तरफ से कंप्लीटली लिबर्टी है कि अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉक्सी, राइट टू अ पॉइंट प्रॉक्सी। लो जी पहले प्रॉक्सी को ज़रा समझें। मैंने उस दिन भी समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉक्सी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, मैं हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं मीटिंग में जाना, मैं मेंबर हूँ, मैं मीटिंग में जाके अपना डिसीजन देना चाहता हूँ, मेरे पास वोटिंग पावर है से अज्यूम करें 10%। सलमान साहब के पास वोटिंग पावर है 10%, बट सलमान कहते हैं यार मैं तो नहीं जा सकता मीटिंग में, ऐसा करें मिस्टर ए साहब, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके पास कंपनी में वोटिंग पावर है से 20%। मैं कैसा करता हूं कि मैं अपनी जगह मिस्टर ए को भेज देता हूं, तो मिस्टर ए को मैं इख्तियारात दूंगा थ्रू प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, मैं वो साइन करूंगा इन फेवर ऑफ मिस्टर ए, और जिसमें उनको इख्तियारात दे दूंगा कि मेरी जगह पे अब मिस्टर ए उन तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब अब जब मिस्टर ए मीटिंग के अंदर जाएंगे, इसका मतलब मिस्टर ए जब मीटिंग के अंदर जाएंगे तो मीटिंग के अंदर जाके 20% वोटिंग पावर उनके पास अपनी है, प्लस 10% वोटिंग पावर वो मेरी इस्तेमाल करेंगे, और टोटल 30% पावर के साथ वो मीटिंग के अंदर बैठ जाएंगे। यानी कि वो एक दफ़ा हाँ करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% हाँ हो गई है डिसीजन के ऊपर। मेरी बात समझ आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो ये है प्रॉक्सी का पावर। अच्छा अब एक और बड़ी मज़ेदार चीज़, ये मीटिंग होने जा रही है जिसके ऊपर ये प्रॉक्सी जा रहे हैं मिस्टर ए, जो तमाम उन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे जो सलमान के इख्तियारात हैं। अब सलमान तो नहीं जा रहा, मिस्टर ए मीटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे एक और बात समझ लूँ, अगर एक गलती हुई कि सलमान ने एक से ज़्यादा प्रॉक्सी फॉर्म अप्लाई किए, यानी प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ ए, और एक और इंस्ट्रूमेंट बना दिया इन्होंने और उन्होंने बी की फेवर में भी डाल दिया, तो याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। एक पर्सन, एक मेंबर एक ही पर्सन को आगे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, यानी सलमान दो लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता, या सलमान अपनी पावर को डिवाइड नहीं कर सकता बिटवीन टू। सलमान एक ही पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा। अगर कहीं दो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुए विद द कंपनी तो समझ लें दोनों इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो देयर मस्ट बी ओनली वन इंस्ट्रूमेंट दैट मस्ट बी फाइल्ड विद द कंपनी, और किसी एक बंदे को फेवर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता, प्रॉक्सी के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट किसने फाइल करना है? ये इंस्ट्रूमेंट सलमान साहब फाइल करेंगे। किसके साथ फाइल करेंगे? ऑब्वियस बात है कंपनी के साथ फाइल करेंगे। अब पॉइंट क्वेश्चन आता है कब फाइल करेंगे, व्हेन इट विल बी फाइल्ड। तो बेटा लॉ ने बड़ा आसान तरीका रखा। लॉ ने कहा मीटिंग होनी है, मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देना है? आप लोगों ने फौरन, आपको याद होगा, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। तो कहता है अगर आपने 21 दिन पहले नोटिस देना है तो प्लीज आप ऐसा काम कीजिए, इस नोटिस के साथ, बेटा मैं मार्कर एक और यूज कर लूं, इस नोटिस के साथ आप प्रॉक्सी फॉर्म क्या कर दीजिए, सॉरी ये ब्लू की जगह ब्लैक आ गया, एक मिनट जस्ट। अच्छा जी, आप प्रॉक्सी के साथ, नोटिस के साथ आप प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट भी भिजवा दें। यानी कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट नोटिस भिजवाएगी तो नोटिस के साथ प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मेंबर को भिजवा देगी, और मेंबर को कहेगी कि जनाब अगर आप किसी और मेंबर को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट को फिल कीजिए और हमें वापस भिजवा दीजिए। बात समझ पा रहे हो? सो कंपनी इस प्रॉक्सी फॉर्म को नोटिस के साथ अनेक्स कर देगी। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, प्रैक्टिकल बात, यूजुअली ये प्रॉक्सी फॉर्म जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, पब्लिश होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी पेपर प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट होता है।
मैं अपनी लाइफ में हमेशा वो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज़ करता रहा, फाड़ता रहा उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि लास्ट पेज जो होता था, जिस ज़माने में हार्ड फाइनेंशियल्स मिलती थी, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी पेज प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट होता था, जो कि कंप्लायंस होता था इस सेक्शन की। बात समझ आई है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट अनेक्स कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? सो नोटिस प्लस प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मेंबर तक पहुंच गया। अब मेंबर को कहा जाएगा इसे फाइल करो, ताकि कंपनी को भी पता लगे कि सलमान के बिहाफ पे मिस्टर ए ने आना है। तो फिर लॉ ने इसको सलमान को गाइड किया कि प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट कितनी देर में कंपनी के साथ फाइल हो जाना चाहिए। आप देख रहे हो मैंने सर्कल कैसा बनाया? 21 दिन पहले नोटिस के साथ प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मेंबर तक पहुंच गया। मेंबर 48 घंटे पहले 48 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ मीटिंग, मैंने क्या लिखा बेटे? 48 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ मीटिंग। मीटिंग से 48 घंटे पहले ये प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी तक पहुंच जाना चाहिए फिल होके। अगर 48 घंटे से पहले पहुंच गया तो ठीक है, वैलिड होगा। और अगर 48 घंटे से पहले ना पहुंचा, से 10 घंटे पहले पहुंचा कंपनी के पास, तो वो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड होगा। बात समझ आई? इनवैलिड का क्या मतलब है? इसका मतलब है फिर ये अपॉइंटमेंट क्या हुई? इनवैलिड। अब सलमान आना चाहे तो मीटिंग में आ जाए, मिस्टर ए सलमान की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इज दैट क्लियर? सो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट देखा जाएगा, क्या प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, बिफोर द टाइम ऑफ द मीटिंग, अगर ये 48 आवर्स पहले फाइल हो गया विद द कंपनी, तो ये वैलिड है। और अगर ये वैलिड है तो फिर मिस्टर ए जाएंगे विद द 10% पावर ऑफ दैट और 20% उनकी अपनी 30% पावर के साथ मीटिंग के अंदर। और अगर ये इनवैलिड हुआ तो फिर जनाबे वाला फाइल विद द कंपनी जो हुई वो गलत हो गई। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, और कंपनी क्या करेगी? वो मिस्टर ए को भी अलाउ कर देगी, सलमान को भी अलाउ कर देगी। सलमान आएगा अपनी 10% पावर के साथ, मिस्टर ए आएगा 20% पावर के साथ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मिस्टर ए प्रॉक्सी समझा जाएगा। इसका मतलब बात, अब मैं ज़रा थोड़ा और घुमा के बात करने लगा हूँ, और वो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंस्ट्रूमेंट विद इन 48 आवर्स फाइल हो गया विद द कंपनी, तो फिर कंपनी की जिम्मेदारी बन गई, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो प्रॉक्सी को इंश्योर करें। अगर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट 48 आवर पहले आ गए लेकिन उन्होंने फाइल नहीं किया, उन्होंने उसको लॉन्च नहीं किया, उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये कंपनी की गलती है। लेकिन अगर इनवैलिड था तो कंपनी आंखें बंद करके यहां पे रिफ्यूज कर देगी, और यही सारा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। और बात समझ आई है? अच्छा, अब क्या एक मेंबर ही दूसरे मेंबर को प्रॉक्सी बना सकता है? जिस तरह मैंने यहां ज्यूम किया कि सलमान के पास 10% है और एमए के पास, मिस्टर ए के पास 20% है, तो क्या एक मेंबर ही दूसरे मेंबर को प्रॉक्सी बना सकता है? लॉ कहते हैं नहीं, एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी बन सकता है। सलमान एक नॉन मेंबर को भी, नॉन मेंबर से क्या मुराद है? उसके पास कोई शेयर नहीं है, सलमान एक नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी बना सकता है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल की इजाजत होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर इजाजत दें तो फिर एक नॉन मेंबर प्रॉक्सी बन सकता है, अदरवाइज नो। बात समझ आई है? सो अब जरा मैं स्टडी करता हूं, रीड आउट करता हूं, बाकी एसेंशियल्स हम यहीं से देख लेंगे। मेरा ख्याल है बेसिक्स एसेंशियल जो हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात पहले बता दें, जब बंदा मीटिंग में जाएगा, प्रॉक्सी जाएगा, मिस्टर ए साहब जाएंगे मीटिंग में, तो फिर वो क्या क्या कर सकते हैं? बेटा वो तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो सलमान अगर मीटिंग में जाता तो वो कर सकता। मतलब सलमान के पास जितनी पावर्स हैं, जितनी सलमान पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, वो तमाम पावर्स अब मिस्टर ए के पास मौजूद होंगी, वो एक्सरसाइज कर सकेंगे। ठीक है? राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, A member of a company entitled to attend and vote at the meeting, यानी जिस मेंबर के पास इख्तियारात हैं कि वो अटेंड कर सकता है मीटिंग को, वोट कर सकता है। May appoint another person as his proxy, तो वो दूसरे पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है।
टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ दिस राइट टू अटेंड, स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग, कि वो आए, मीटिंग को अटेंड करे, वोट करे, अपने जो बोलना है बोले. The appointment of a proxy is not allowed in case of a company not having share capital unless the article provide otherwise. तो पहली रिस्ट्रिक्शन कि जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं होगा वहां प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकती. वो कौन सी कंपनीज होंगी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पे एक मेंबर एक वोट है. तो इसका मतलब है कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मेंबर 2 वोट काउंट शामिल हो, लेकिन ऐसा तब हो सकता है अगर आर्टिकल इजाजत दे दे. जैसा भी हमने पढ़ा, नॉन मेंबर प्रॉक्सी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आर्टिकल इजाजत दे दें. तो बिल्कुल यही बात उसने यहाँ पे कही कि अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तब भी अगर आर्टिकल इजाजत दे दें तो नॉन मेंबर जो कंपनी है वो अपने प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती है. मोर देन वन प्रॉक्सी फॉर वन मीटिंग. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. एक से ज़्यादा proxy appoint नहीं किए जा सकते. If any member appoint more than one proxy for any one meeting, अगर एक member ऐसा करेगा, then the instrument and more अगर the one instrument of and more than one proxy for any one meeting and more than one instrument of proxy are deposited with the company. और एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट अगर कंपनी के फाइल हो गए कंपनी के साथ, all such instrument of proxy shall be rendered invalid. तो वो तमाम इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड समझे जाएंगे. जिससे मैंने समझाया कि वो तमाम इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएंगे. अच्छा सॉरी जी, मुझे बताना भूल गया, मैं पेज नंबर 162 से पढ़ रहा हूँ और हम पढ़ रहे हैं आई कैप की बुक से. पेज नंबर 162. Who may be appointed as a proxy? कौन अपॉइंट हो सकता है? कहता है proxy must be a member, मेंबर होना चाहिए. लेकिन वो साथ ही कहता है unless the article of the company permits appointment of a non-member as a proxy. लेकिन कहता है हाँ, नॉन मेंबर भी proxy के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं. नेक्स्ट कहता है notice accompanied by a proxy form. Every notice of a meeting of a company shall be prominently set out the member's right टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी. तो क्या मैंने आपको क्या समझाया? नोटिस के साथ प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट अटैच कर दिया जाता है, अनेक्स कर दिया जाता है. इसका मतलब है आप कंपनी अपना हर एक को राइट दे रही है कि भाई आप अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं. एंड द राइट ऑफ सच प्रॉक्सी टू अटेंड, स्पीक एंड वोट इन द प्लेस ऑफ द मेंबर एट द मीटिंग एंड एवरी सच नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय अ प्रॉक्सी फॉर्म. तो कहते हैं उनके साथ प्रॉक्सी फॉर्म अटैच कर दिया जाएगा. ठीक है, हर उस नोटिस के साथ. ठीक हो गया कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं और वो प्रॉक्सी मीटिंग पे आके अटेंड कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है. ठीक है, आगे कहता है प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट. कहता है इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग. इंस्ट्रूमेंट प्रॉक्सी राइटिंग में होना चाहिए. बी साइंड बाय द अपॉइंट, और उससे जो बंदा अपॉइंट कर रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए. अच्छा यहाँ पे तो सलमान अपॉइंट कर रहा है ना, और सिनेरियोज भी तो हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी किसी और को अपॉइंट कर सकती है. क्यों? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो मीटिंग में जा नहीं सकती, तो वो किसी और को अपॉइंट करेगी अपनी जगह पे. तो अपनी जगह पे अगर वो अपॉइंट करेगी तो इसका मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट भी किसी और को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती है. तो उस केस में थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है. वो कहते हैं और हिज अटर्नी या उसका वकील ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग, प्रॉपरली राइटिंग में. और इफ द अपॉइंटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, और अगर एक कंपनी है, बी अंडर इट सील, कंपनी की सील लगी होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर. और बी साइंड बाय एन ऑफिसर और एन अटर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट, या वो और उसे क्या कहते हैं, कहता है सॉरी साइंड और बी साइंड बाय द, या तो सील लगी हो या उसे उसके ऑफिसर ने साइन किया हो या उसके अटर्नी ने साइन किया हो. यानी वो ऑथेंटिकेशन का तरीका समझा रहा है कि अगर मैं प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा हूं तो फिर तो बड़ा आसान है, मैं अपने साइन कर दूंगा. लेकिन व्हाट इफ एक कंपनी प्रॉक्सी अपॉइंट कर रही है तो वो क्या करे? कहता वो अपनी सील लगा दे. सील नहीं है यानी स्टैंप लगा दे. स्टैंप नहीं है तो चलो, स्टैंप नहीं, वैसे सील इज समथिंग डिफरेंट. तो सील लगा दे. सील नहीं है तो इनफैक्ट क्या करे जी? सील नहीं है तो ऑफिसर साइन कर दे, ऑफिसर नहीं है तो अटर्नी साइन कर दे. बात समझ आई है जी? आगे कहता है an instrument appointing a proxy if in the form set on table A of first schedule shall not be questioned on the ground that it failed to comply with any special requirement specified for such instrument by the article. कहते हैं अब यहाँ पे बड़ी प्यारी बात पावर सेक्शन बता रहा है. कहता है अगर तुम्हारे आर्टिकल में कोई 2-4 रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, किसके हवाले से? प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट के बनाने के हवाले से, और कहता है वो हमने कंप्लाई नहीं की, कंपनी ने कंप्लाई नहीं की. कंपनी ने अपना प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट बनाया है एज पर लॉ, टेबल ए फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक, तो हम यूं समझेंगे कि कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हुई. यानी क्या कर रहा है लॉ ये कहना चाह रहा है कि मेरी प्रोविजंस को प्रिविलेज हासिल है ओवर द आर्टिकल्स, कि अगर तुमने आर्टिकल्स इग्नोर कर भी दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, तुम्हारा प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहेगा.
वो इनवैलिड नहीं होगा, ये वो समझाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। टाइम लिमिट, the proxy must be lodged with the company not later than 48 hours before the time for holding a meeting and any provision to the contrary in the company's article shall be void। कहते हैं 48 घंटे पहले, मीटिंग के टाइम से 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के साथ लॉन्च हो जाना चाहिए, कंपनी को सबमिट हो जाना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कहता है जी 48 आवर्स बिफोर दिस, कहता है अगर इसके बरक्स तुम्हारे आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ तो वो वॉइड होगा, वो गलत होगा। यानी वंस अगेन लॉ की जो प्रोविजंस हैं, जो इस सेक्शन 137 की सब सेक्शंस हैं, वो प्रिवेल करते हैं ओवर द आर्टिकल्स, ये वो समझाना चाह रहा है। और फिर वो कहते हैं एक और बड़ी मजेदार बात, ये 48 घंटे कैलकुलेट कैसे करने हैं। कहते हैं इन कैलकुलेटिंग द पीरियड नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द डे दैट इज नॉट अ वर्किंग डे। कहता है अगर कोई एक दिन ऐसा है जो छुट्टी का दिन है, वर्किंग डे नहीं है, तो खबरदार उसका 1 आवर भी, एक पोर्शन भी शामिल नहीं करना। मेरी बात समझ आई? जिस तरह अगर तुम प्रॉक्सी फॉर्म फाइल करते हो से फ्राइडे को, और सैटरडे संडे दोनों तुम्हारे ऑफ डेज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा तुम्हारे वर्किंग डे अब मंडे है। तो तुम अगर टाइम आवर कैलकुलेट करना चाहोगे तो तुम फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन तुमने प्रॉक्सी फॉर्म फाइल किया, से तुमने 3 बजे फाइल किया, तो तुम 3 बजे से आगे वाला टाइम तो शामिल कर लोगे, लेकिन सैटरडे के 24 आवर्स, संडे के 24 आवर्स दोनों एक्सक्लूड कर दोगे, और फिर मंडे का टाइम कैलकुलेट करोगे 48 आवर्स मुकम्मल करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? यानी जो का दिन काम का दिन है उसके 24 घंटे शामिल हो रहे हैं, और जो काम का दिन नहीं है उसका 1 घंटा भी शामिल नहीं करना। समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई छुट्टी है तो उसका कोई हिस्सा भी टोटल करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए 48 आवर्स में शामिल नहीं होगा। मतलब सैटरडे के 24 आवर्स, संडे के 24 आवर्स, ये दोनों शामिल, इनका कोई पोर्शन शामिल नहीं होगा। इस बात को बेस नहीं बनाया जा सकता कि तुमने जुम्मे को अप्लाई किया था और तुम्हारा सैटरडे संडे ऑफ था, तो मंडे की मीटिंग है तो 48 आवर्स तो पूरे होते हैं। आप सैटरडे के दिन लगाएं 24 आवर्स, संडे के 24 आवर्स लगाएं तो 48 तो पूरे होते हैं। तो लॉ समझा रहा है ना ना ना, जो छुट्टी है उसका कोई पोर्शन शामिल नहीं होना। इज दैट क्लियर? और आगे कहता है राइट ऑफ प्रॉक्सी, मेंबर और देयर प्रॉक्सीज शैल बी एंटाइटल्ड टू डू एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन द जनरल मीटिंग नेमली। यानी ये जो मेंबर प्रॉक्सी के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, ये क्या करेंगे? कहता है ये डिमांड कर सकते हैं पोल। यानी देखो, जो काम सलमान कर सकता है वो सारे काम वो प्रॉक्सी भी कर सकता है। तो क्या सलमान पोल डिमांड कर सकता है किसी पॉइंट पर? बिल्कुल डिमांड कर सकता है। एंड ऑन अ क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग इन विच द पोल इज डिमांडेड टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और नॉट टू एक्सरसाइज फुल वोटिंग राइट। और कहता है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिफोर द मीटिंग इन विच द पोल इज डिमांडेड, इसमें पोल डिमांड किया गया है टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वो वोट ना डालना चाहे तो ना डाले, या अपने वोटिंग राइट फुली एक्सरसाइज करना चाहे तो कर सकता है। यानी ये तमाम काम सलमान भी कर सकता था और सलमान के बिहाफ पे मिस्टर ए भी कर सकता है। एंड एनी प्रोविजन टू द कंट्री इन द आर्टिकल शैल बी वॉइड। और इसके बरक्स अगर वंस अगेन कुछ भी तुम्हारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। बेटा ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है इनको इंस्पेक्ट भी तो करना है। कहते हैं एवरी कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी ऑल द प्रॉक्सीज लॉन्च्ड विद द कंपनी। कहता है हर मेंबर का ये इख्तियार है, बड़ी आसान सी बात लिखी हुई है, जो वोट करना चाहते हैं उनका इख्तियार है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस आवर्स के दरमियान हो, यानी 9 to 5 के दरमियान हो। तो जितनी भी प्रॉक्सीज कंपनी के साथ फाइल हुई हैं वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई। एक छोटी सी बात और मैं आज पढ़ाना चाहूँगा कोरम के हवाले से। अगर आप पेज टर्न करें, पेज नंबर 164, कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 3.7। बेटा मिनट्स मीनिंग ऑफ द कोरम। कोरम मैंने क्या समझाया हुआ है? कोरम वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, ताकि मीटिंग कंडक्ट हो सके। अगर वो नंबर उतने पूरे ना हो तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी या एडजर्न हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, क्या हो सकती है, मैं उसकी भी बात करूंगा। तो हम वो मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? सो कोरम वो मिनिमम नंबर है जो ज़रूरी आने चाहिए बंदे मीटिंग
के अंदर ताकि मीटिंग कंडक्ट हो सके। तो हमने एक कोरम ऑफ द मीटिंग डायरेक्टर के पोर्शन में पढ़ा था, एक हम आज अभी पढ़ने लगे हैं कि जनरल मीटिंग का कोई कोरम हो तो वो कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, ओके जी। कोरम के हवाले से मैंने एक स्केच बनाया, प्लीज़ आप लोग स्केच नोट कर लिया करें। मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा सिखाया कि कंपनी लॉ पास करने का सबसे आसान तरीका स्केचिंग है। अगर आपको स्केच समझ आ गया, मैं हर सेक्शन का मोर और लेस स्केच ड्रॉ किया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस स्केच को करना चाहते कि नहीं, आपको हमेशा रिवीजन में हेल्प करेगा। कोरम ऑफ द मीटिंग की बात करें तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। लो जी, मैंने पहली कैटेगराइजेशन इस पे बेस पे कर दी। कंपनी का शेयर कैपिटल है तो कंपनी दो तरह की हो सकती है, लिस्टेड या नॉन लिस्टेड। लिस्टेड की बात करें तो वो कहता है कोरम कितने लोगों का मीटिंग में आना जरूरी है, तो कहता है अगर कंपनी लिस्टेड हो तो कम से कम 10 मेंबर मीटिंग के अंदर नजर आने चाहिए। लेकिन साथ ही वो एक बात कहता है एंड 25% वोटिंग पावर। इसका मतलब ये है जो 10 मेंबर मीटिंग में आए उनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए, तब जाके कोरम पूरा होता है। मतलब अगर व्हाट इफ कि अगर पर्सन आ गए हैं, सपोज 12 पर्सन आ गए मीटिंग के अंदर, लेकिन उनका टोटल जब वोटिंग पावर किया, उनकी औकात देखी तो पता लगा कि 20% वोटिंग पावर है, तो बेटा कोरम मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल कोरम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ और लोग ऐड करने पड़ेंगे जो हमें मजीद 5% ले आए, ताकि कोरम 40 वोटिंग पावर 25% हो जाएगी, तो 10% तो पूरे हो ही चुके हैं। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों का मीट होना जरूरी है। अगर बंदे पूरे हो गए, वोटिंग पावर पूरी ना हुई, तो और बंदे ऐड करने पड़ेंगे वोटिंग पावर बढ़ाने के लिए। वोटिंग पावर पूरी होगी, बंदे कम रहे, सपोज इसके बरक्स हरकत हो जाए कि 10-12 बंदों की जगह 2 बंदे आए लेकिन उनकी वोटिंग पावर हो 30%, तो फिर क्या करेंगे। अब ये वोटिंग पावर तो पूरी है, बंदे पूरे नहीं है, तो 8 बंदे और कहीं से नमूने ढूंढ के लाने पड़ेंगे ताकि टोटल 10 बंदे पूरे हो जाएं। सो 10 मेंबर 25% वोटिंग पावर ऑन और प्रॉक्सी, यानी अपनी भी हो सकती है और प्रॉक्सी भी हो सकती है। इधर भी आ जाएं। अगर नॉन लिस्टेड हो तो क्या करें, कहता है कोई मसला नहीं, 2 मेंबर प्लस 25% वोटिंग पावर, कि 2 मेंबर हो जाएं 25% वोटिंग पावर हो, तब भी हम कंफर्टेबल हैं। 2 मेंबर 25% वोटिंग पावर, बात समझ आई है। अच्छा, ये भी वंस अगेन ये ऑन भी हो सकते हैं और प्रॉक्सी भी हो सकते हैं, ये बात भी समझ आ गई। और व्हाट इफ कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो, तो फिर क्या करें, कहता है कोई मसला नहीं, जैसा आर्टिकल प्रिस्क्राइब कर दे। और मेरी बात समझ आई है। तो यही बात उसने अगर आप गौर करें तो कोरम के अंदर लिखी हुई है। मैं जरा जल्दी से पढ़ देता हूं। Quorum means the certain minimum number of member of the company as is fixed as competent to contract or as competent to transact business in a general meeting of the member in the absence of other member. Any business transacted in a meeting without quorum shall be void. तो quorum के बगैर की मीटिंग वैलिड मीटिंग नहीं समझी जाएगी। नीचे फिर उसने मिनिमम quorum क्राइटेरिया बनाया, वही जो मैंने आपके सामने स्केच बनाया हुआ उसने टेबल की फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। 10 listed company 10 member 25% voting power, other than company having share capital, other company having share capital मतलब non listed company 2 member 25% voting power, on भी हो सकती है, proxy भी हो सकती है, और company not having share capital as provided in the articles। अब एक बड़ी खूबसूरत बात, large quorum, quorum जितना हमने ये बता दिया लॉ में, ये मिनिमम quorum है, इतने लोगों का मीटिंग में आना जरूरी है। हाँ, इससे ज्यादा आर्टिकल सख्त हो सकता है। क्या आर्टिकल ये कह सकता है 15 मेंबर प्लस 25% या 15 मेंबर विद 35%? जी बिल्कुल कह सकता है। आप कोरम इससे ऊपर, यानी आर्टिकल इसे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो आर्टिकल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो उसने यही लिखा, कंपनी में फिक्स कोरम लार्जर देन द अबव मेंशन्ड मिनिमम कोरम बाय इट्स आर्टिकल। तो अपने आर्टिकल ने जो स्पेसिफाई हुआ है मिनिमम कोरम, इससे ज़्यादा बड़ा कोरम हो सकता है। ठीक है गया जी। आगे आता है जी एब्सेंस ऑफ कोरम इंशाल्लाह, बल्कि ये भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ये भी ख़त्म कर लेते हैं बात कोरम की बात, ताकि हमारी मुकम्मल हो जाए। देखो बेटा, अगर मैं कहूँ कि अगर आप ईओजीएम याद करो तो ईओजीएम में
एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जा सकती थी, या तो डायरेक्टर कॉल कर सकते थे या मेंबर कॉल कर सकते थे। डायरेक्टर अपनी मर्जी से चाहते थे तो कॉल कर लेते थे, या मेंबर कॉल कर सकते थे, लेकिन मेंबर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी डायरेक्टर को, लेकिन डायरेक्टर कई दफा आगे से बदीद हो जाते थे और मानते नहीं थे, तो मेंबर खुद कॉल कर लेता था। तो लॉ ये समझाने लगा है कि अगर डायरेक्टर कॉल करें और कोरम पूरा ना हो, मैं फिर बोल रहा हूं, दो तरह से बुलाते थे ना हम ईओजीएम, जरा समझें, दोबारा एक स्केच बना लें। ईओजीएम कॉल करते थे या तो डायरेक्टर या फिर मेंबर। जब डायरेक्टर कॉल करते थे तो लॉ कहता है अगर डायरेक्टर कॉल करें और अपॉइंटेड डे के ऊपर कोरम पूरा ना हो तो क्या करें, को मीटिंग तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या करें, मीटिंग को एडजर्न कर लें। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट का मतलब है अगले वीक के लिए पोस्टपोन कर लें, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, लेकिन वीक अगला, यानी इस मंडे मीटिंग होनी थी तो अगली मंडे हो जाएगी, वेन्यू सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, प्लेस सेम रहेगी। अच्छा जी, मेंबर अगर कर रहे हैं तो फिर लॉ कहता है अगर मेंबर ने बुलाई और कोरम पूरा ना हुआ तो फिर ये मेंबर को ये बात समझ जानी चाहिए कि तुम्हारी औकात ऐसी है कि लोग तुम्हारी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर कोरम पूरा ना हुआ तो एडजर्नमेंट नहीं होगी बल्कि कैंसलेशन हो जाएगी, तुम दोबारा मीटिंग कॉल नहीं कर सकोगे, मीटिंग कैंसल हो जाएगी। तो बस यही पढ़ने लगा हूं लास्ट बात, इफ द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, कितनी देर में प्रेजेंट ना हो, उसने कहा आधे घंटे का टाइम देता हूं तुम्हें, हाफ एन आवर के अंदर, कहता है if the required quorum is not present at the meeting within half an hour from the time appointed for the meeting shall be dissolved if called upon the requisition of the member। अगर मेंबर ने बुलाई है तो डिसॉल्व हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, and adjourn to the same day in the next week at the same time and place if called by the director on their own। और अगर डायरेक्टर ने बुलाई है तो कोरम ना होने की वजह से अगर आधे घंटे में कोरम मुकम्मल ना हुआ तो एडजर्न हो जाएगी। तो ये दो उसने डिफरेंशिएशन क्रिएट किए हैं कि अगर डायरेक्टर बुलाए तो क्या होगा, और फिर उसने कहा है कि अगर डायरेक्टर की बजाय मेंबर बुलाएंगे तो क्या होगा। तो मैं आसान लफ्ज़ों में कंक्लूड करूं, डायरेक्टर बुलाएं तो एडजर्नमेंट आएगी और मेंबर बुलाएं तो फिर विड्रॉल या कैंसिलेशन या डिसोल्यूशन आएगी, मीटिंग दोबारा नहीं होगी। बस जी यहीं तक इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।